जय हिंद। 12th क्लास। तो इस वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में बात की थी कोलरास के नियम की और कोलरास के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया था। कोलरास के नियम की सहायता से अपन ने एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात की थी, यानी कोलरास के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात की थी। अब दूसरा इसमें देखेंगे अपन वियोजन की मात्रा के बारे में कि वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, कोई पदार्थ कितना टूट सकता है। तो दूसरा अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। तो सूत्र होता है वियोजन की मात्रा का, वियोजन की मात्रा बराबर होता है किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता या आणविक चालकता, बात एक ही है, मोलर चालकता या आणविक चालकता बटे में अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो वियोजन की मात्रा बराबर सूत्र होता है किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे में अनंत अनुता पर मोलर चालकता। वियोजन की मात्रा को दर्शाते हैं अल्फा से। अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता या आणविक चालकता को दर्शाते हैं कैप एम के ऊपर लिखा है सी, मतलब किसी भी सांद्रता पर है ये आणविक चालकता या मोलर चालकता, बटे में होता है अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो मोलर चालकता या आणविक चालकता को दर्शाते हैं अपन कैप एम से, ऊपर इन्फिनिटी यानी अनंत अनुता पर हो गई है मोलर चालकता या आणविक चालकता। ठीक है, तो अल्फा बराबर सूत्र होता है कैप एम सी बटे में कैप एम इन्फिनिटी। अब बात कर लें इसको अपन जानते हैं, कोलरास का नियम लगा सकते हैं। कैप एम अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता बराबर होता है धनायन पर आणविक चालकता प्लस ऋणायन पर आणविक चालकता अनंत अनुता पर। पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं अपन। तो कैप एम इन्फिनिटी बराबर होता है कैप एम प्लस इन्फिनिटी प्लस कैप एम माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी जगह ये मान उठा के रख दिया, तो अल्फा बराबर ऊपर ये ऐसा का ऐसा ही बटे में कैप एम इन्फिनिटी की जगह अपन ने ये रख दिया है कैप एम एम प्लस इन्फिनिटी और कैप एम माइनस इन्फिनिटी। तो बस यही लिख देना है वियोजन की मात्रा, कुछ नहीं करना है, बस हेडिंग डालना है वियोजन की मात्रा, ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोलरास के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। तो यहीं पर खत्म हो गया है कोलरास का नियम। तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, पूछ दिया जाता है कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलरास के नियम को आपको समझा देना है जैसा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वो, और इसके कोई दो अनुप्रयोग पूछ दिए जाते हैं या एक अनुप्रयोग पूछ दिया जाता है। तो जैसा आपसे पूछा जाए वैसा ही लिख देना है। दो अनुप्रयोग पूछा जाए तो दोनों पढ़ चुके हैं अपन ने, दोनों अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कोलरास का नियम हो गया खत्म। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं सबसे पहले हमारे पास, फिर मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ये परिभाषाएं आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए तो क्या है, सबसे पहले बात कर ले ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी भी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है, क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी भी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जबकि वह पदार्थ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है उसे अपचायक कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। ठीक है, यहां पर यह चीज ध्यान रखना कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा उसे क्या कहा जाता है? अपचायक। फिर से सुन लीजिए, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जबकि वह पदार्थ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है अपचायक कहलाता है। दूसरा, इसकी उल्टी होती हैं अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं ये क्या होती हैं? 10th क्लास का ही टॉपिक है। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऊपर वाले में दान करते हैं, उल्टा है बिल्कुल। से सुन लीजिए, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें
जबकि वह पदार्थ यानी वह परमाणु या आयन जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है अपचायक और अपचयन अभिक्रिया से प्राप्त होता है ऑक्सीकारक। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, दोनों ही बता देता हूं एक बार फिर से। सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, जबकि वह पदार्थ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है अपचायक कहलाता है। ठीक है, अब इसकी उल्टी होती है अपचयन अभिक्रियाएं। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, जबकि वह पदार्थ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं से मिलाकर बनी है तीसरी है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो ये देख लेते क्या होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं दोनों का मिला हुआ है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है बराबर मात्रा में। जितना ऑक्सीकारक होगा, जितना ऑक्सीकरण होगा एक पदार्थ का, उतना ही अपचयन होगा दूसरे पदार्थ का, समान मात्रा में, तुल्य मात्रा में। तो परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, मतलब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, और दूसरे पदार्थ का अपचयन, मतलब दूसरे पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तुल्य मात्रा में, समान मात्रा में होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से सुन लीजिए, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन तुल्य मात्रा में होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये पहली परिभाषा। अथवा में दूसरी परिभाषा सुन लीजिए क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं की। बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। साथ ही साथ संपन्न हो रही ना, एक पदार्थ ऑक्सीकरण कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, दूसरा पदार्थ ग्रहण कर रहा है यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब यहीं से एक आईएमपी टॉपिक निकल कर आया है हमारे पास, जिसे कहते हैं सेल। जिसे कहते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल, तो सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी। फिर से सुन लीजिए, सेल वह उपकरण होता है जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन कराया जाएगा या रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी। तो वह उपकरण जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं सेल की, वह उपकरण जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, सेल कहलाता है। तो सेल के अंदर दोनों ही होती हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी होगी और अपचयन की अभिक्रिया भी होगी, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों ही संपन्न होती ना। तो सेल वह उपकरण होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, सेल कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब दो सेल हैं मुख्य रूप से, यहाँ पर दो सेल हैं। एक है हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ लिखता हूं मैं इसको, दोनों में अंतर पढ़ लेंगे तो दोनों ही समझ जाएंगे। एक है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। तो दो सेल है हमारे पास, एक है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है
विद्युत अपघटनी सेल, दोनों ही पढ़ लेंगे तो दोनों ही हो जाएंगे। तो सेल की परिभाषा पहली मैंने बताई थी, उसी से है। देखिए तो वह सेल क्या होता है, वह उपकरण जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, सेल कहलाते हैं। तो ये दोनों ही हैं। देखो किसमें अब विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन होगा और किसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी। तो अपन दोनों पढ़ लेंगे तो दोनों ही प्रकार के सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर पूछ भी लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल में अंतर लिखिए। चलिए तो बात कर लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? ये ऐसा सेल होता है जिसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। वह सेल जिसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। दूसरा ये विद्युत अपघटनी सेल, नाम से ही पता चल रहा है विद्युत अपघटनी, यानी इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरे गए हैं। तो हमें पता है जैसे ही विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अपने आयनों में टूट जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या है? इसमें विद्युत धारा अपन डालेंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यही तो परिभाषा थी सेल की। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? इसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है और इसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है। तो पहला अंतर हो गया, एक बार फिर से सुन लीजिए। विद्युत रासायनिक सेल में इसमें रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है और विद्युत अपघटनी सेल इसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है। ठीक है, चलिए विद्युत रासायनिक सेल की बात कर लें। इसमें कोई भी सेल हो, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड एक ऋण इलेक्ट्रोड, एक को कहते हैं एनोड दूसरे को कहते हैं कैथोड। तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग पात्रों में रखा जाता है, दो अलग बर्तनों में। तो मान लो हमारा ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इसमें भी विद्युत अपघट्य भरा हुआ है हमारा। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड रख देंगे और इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड रख देंगे। इसमें मान लो ये रखा हुआ है धन इलेक्ट्रोड और इसमें रखा हुआ है ऋण इलेक्ट्रोड। दूसरा अंतर, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग पात्रों में रखा जाता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग पात्रों में रखा जाता है। जबकि इसकी बात कर लें, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में रखा जाता है। एक होगा एनोड दूसरा होगा कैथोड। ऐसा एक होगा कौन? एनोड और दूसरा होगा कौन? कैथोड। ठीक है, ये होगा माइनस वाला कहलाता है कैथोड और प्लस वाला कहलाता है एनोड। ठीक है, तो इसमें विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को दो अलग अलग पात्रों में रखा जाता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में रखा जाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरे अंतर की बात कर लें। विद्युत रासायनिक सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो स्वतः संपन्न हो जाती है अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जोड़ देते हैं इन्हें, किसी तार से जोड़ दो अपने आप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को तो हो चुका दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न हो जाती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होती है, पहले विद्युत धारा देनी पड़ेगी तब रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न हो जाती है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होती है। ठीक है, अब बात कर लें आगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां की ओर जाते हैं? कैथोड की ओर। इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करते हैं और इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गमन करते हैं। तो चौथा अंतर है हमारे पास ये, फिर से सुन लीजिए। चौथा अंतर क्या है?
इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गमन करते हैं और इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गमन करते हैं। तो ये हो गया चौथा अंतर। अब पांचवा अंतर क्या होता है वो सुन लो, यहां पर समझ लेना अच्छी तरीके से। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं इस पर, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या आएगी, कमी। कमी को माइनस से दर्शाते हैं अपन। अब इससे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, तो इसे प्लस से दर्शाएंगे। यही होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती चली जाएगी, इस पर जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती चली जाएगी। यानी इसमें एनोड ऋण ध्रुव की भांति और कैथोड धन ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसमें एनोड ऋण ध्रुव की भांति जबकि कैथोड धन ध्रुव की भांति कार्य करता है। अब इसमें पहुंचे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें सही है बिल्कुल, इसमें कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जा रहे थे, कैथोड से इधर जा रहे हैं, यहां से इधर जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इस पर जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसमें कैथोड ऋण ध्रुव और एनोड धन ध्रुव का कार्य करता है। तो ये हो गए 5 अंतर, किसमें, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या होता है, एक बार फिर से समझ लिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो विद्युत रासायनिक सेल की पहली बात कर लें। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। और विद्युत अपघटनी सेल, इसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो 2 अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र के अंदर रखा जाता है। तीसरा पॉइंट, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न हो जाती है अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तार के द्वारा जोड़ दो दोनों इलेक्ट्रोडों को। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होती है, पहले विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी तब रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, इसके बाद तीसरे के बाद चौथा पॉइंट, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो एनोड से कहां की ओर, कैथोड की ओर जाते हैं, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। पांचवा पॉइंट, इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, माइनस आ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी, धन हो जाएगा। यानी इसमें एनोड ऋण ध्रुव की भांति और कैथोड धन ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसमें कैथोड ऋण ध्रुव की भांति और एनोड धन ध्रुव की भांति कार्य करता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए विद्युत रासायनिक सेल। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे।